तो हमें पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो बस थोड़ी सी चीज़ हम लोग फिर से चर्चा करेंगे कल के क्लास की। जैसा कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ते समय हम लोगों ने पाया था कि यूरोप में राष्ट्र निर्माण में एकरूपता देखने को मिलती है। वो एकरूपता क्या है? भाषा की हो सकती है, वो भाषा की थी। और जनरली ज़्यादातर जैसे कि फ्रेंच बोलने वालों ने फ्रांस, जर्मन बोलने वालों ने जर्मनी, इटली बोलने वालों ने इटालियन भाषा के बेस पर इटली देश का निर्माण करने का प्रयास किया। तो वहाँ पर एकरूपता मिलेगी, मतलब एक ही तरह की चीज़ रहेगी, चाहे कल्चर हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे जाति हो। जैसे सर्ब जाति के लोगों ने सर्बिया की डिमांड करनी शुरू की, यानी सर्बिया के लोगों ने, सर्बिया के क्षेत्र में सर्ब जाति के लोगों ने क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई हमें क्या चाहिए? हमें एक सर्बिया नाम का राष्ट्र चाहिए। ठीक है, तो वहाँ हमें क्या देखने को मिलती है? यूरोप में एकरूपता है। और भारत में जो राष्ट्रवाद है, भारत के राष्ट्रवाद में एकरूपता देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है, या जो भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव होना, उसका विकास होना और राष्ट्रीय आंदोलन का आगे बढ़ना, इसमें हम देखते हैं कई सारी जटिलताएं हैं, कई सारी विभिन्नताएं हमको देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के कारक, हम लोग को सबसे पहले हम लोग उससे कुछ बेसिक्स क्या हैं, जैसे भारत में राष्ट्रवाद के लिए आधारभूत कुछ बातों की जानकारी आपको होनी आवश्यक है। तो पहले आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के उदय के समय कुछ बेसिक्स, उस समय की परिस्थितियां और भारत के जनमानस की संरचना, इन सब चीज़ों को देखते हुए तब हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले आइए पहले हम लोग ये समझते हैं कि समय क्या है, टाइम क्या है, किस समय माना जाता है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। तो किसी को आइडिया है? अगर किसी को आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोग। जनरली जो है माना जाता है कि 19वीं सदी का उत्तरार्ध। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी का उत्तरार्ध, तो उत्तरार्ध का मतलब है 1850 के बाद। 1850 के बाद यह माना जाने लगा था, अधिकतर भारतीय इतिहासकार मानते हैं कि 1850 के बाद भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव होना शुरू हो गया था, जिसका प्रूफ हमें कहाँ देखने को मिला? 1857 के विद्रोह में मिला। मतलब सबसे प्रबल प्रमाण यही दिखा कि 1857 के विद्रोह के समय लोग क्या हुए? एकजुट हुए, और एकजुट होकर के अपने कॉमन दुश्मन या जो साझा दुश्मन उनका है उसको भारत से बाहर करने के लिए उन्होंने प्रयास करना स्टार्ट किया। तो वहाँ दिखा। इसके अलावा इसी काल में 1850 यानी मुख्य रूप से 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कई सारी संस्थाओं का निर्माण होता है। और जो इन संस्थाओं का निर्माण है, इसको भी लोग मान रहे हैं, इसको भी माना जाता है कि भारत में लोग अब संगठित हो रहे हैं, लोग एक हो रहे हैं और अंग्रेजों के खिलाफ अपना विरोध प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं और अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए वो लोग प्रयत्न करना चाह रहे हैं। तो 1857 का विद्रोह, इस काल में बनने वाली कई सारी राजनीतिक संस्थाएं, और अंततः 1885 में स्थापना होती जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना को एक माइलस्टोन माना जाता है, जिससे यह लोग कहते हैं या प्रूफ करना चाहते हैं या सिद्ध करते हैं कि 1885 का वर्ष वह वर्ष है जब यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाएगा कि भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति या भारत में राष्ट्रवाद का उदय पूरे तरीके से हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो आईएनसी है वो क्या है? अखिल भारतीय संस्था है। जैसे अभी तक क्या जितनी संस्थाएं बन रही थी वो अलग अलग क्षेत्रीय बन रही थी, वर्गीय बन रही थी, इस तरह की संस्थाएं बन रही थी। लेकिन आईएनसी क्या है? अखिल भारतीय संस्था है। अभी हम लोग जब आगे क्लास में पढ़ेंगे इसके पीछे, इस संस्था के निर्माण के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, कैसे यह अलग अलग राजनीतिक संस्थाओं से होते हुए एक कैसे अखिल भारतीय संस्था के निर्माण की तरफ हम लोग बढ़े। तो यह प्रूफ करेगा कि 1885 में क्या है, हमारा जो भारत का राष्ट्रवाद है वह 1885 ईस्वी तक एकदम पूरी तरीके से उदित हो चुका है। अब यहाँ पर एक बात थोड़ी सी आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अब इस सेक्शन को पढ़ते समय थोड़ा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिएगा। जैसे आप लोग 4th पेपर में इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं हम लोग ना, कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो इसमें कई सारे फैक्ट ऐसे आते हैं, कई सारी घटनाएं ऐसी आती हैं जिसमें बहुत जल्दी भावुक हो जाएंगे और हम लोग कमेंट करते हैं उसमें या प्रश्न करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग जो भी बात करेंगे वो तथ्यों के ऊपर बात करेंगे।
अब यहां से यहीं से आपका भारत में राष्ट्रवाद के उदय से ही आपका कुछ स्कूल्स आने लगेंगे जिसको हिस्टोग्राफी स्कूल्स कहा जाता है। अब हर हिस्टोग्राफी का स्कूल राष्ट्रीय आंदोलन की हर घटना को, जो मेजर घटनाएं, उसको अलग अलग तरीके से देखता है। तो जो अब इस जिस इंडियन नेशनल कांग्रेस का हम लोग नाम ले रहे हैं उसको आप आज की कांग्रेस मत समझिएगा। जैसे आज कांग्रेस को लेकर के जो देश में माहौल है, तो आज के कांग्रेस की तुलना इस कांग्रेस से नहीं करनी है आपको। हमें इस कांग्रेस को तत्कालीन परिस्थितियों, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय 19वीं सदी के उत्तरार्ध में और 20वीं सदी में, उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में इसके योगदान को समझना है। बिल्कुल आप लोग इसकी तुलना आज के कांग्रेस से मत कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा चीज को ध्यान रखेंगे। और कोई भी, जैसे देखिए, हिस्ट्री क्या है आपका, एक ह्यूमैनिटीज का विषय है। तो कई बार ऐसी चीजें हो सकती है ह्यूमैनिटीज में क्या है आपका, ह्यूमन है ना। तो ह्यूमैनिटीज सबसे खास बात क्या है कि इसमें एक रूपता नहीं मिलती है। आप इसे साइंस की तरह इसमें सार्वभौमिकता नहीं मिलती है। तो कई विचार ऐसे हो सकते हैं, जो हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत ना हो या हम आपकी बात से सहमत ना हो। तो कम से कम अगर आप सहमत नहीं हैं, आप उसको नहीं मानना है मत मानिए, कम से कम मेरी बात को सुनिएगा। हम जो भी बात करेंगे यहाँ पर तथ्यपरक बात करेंगे, तथ्यों के आधार पर करेंगे। जो व्याख्या, अधिकतर हम लोग बात उन्हीं मुद्दों पर करेंगे जिसको सर्वमान्य माना जाता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कम से कम नहीं मानना है, भले आप मत मानिएगा, कम से कम मेरी बात को सुन लीजिएगा। उसमें आपके भी कुछ बातें हो सकती हैं जो हम भले हमें स्वीकार ना हो, या आपके जो उत्तर होंगे या जवाब होंगे हमें अच्छे ना लगे, लेकिन फिर भी हम आपकी बात को पूरा सुनेंगे और जहां तक हो सकेगा आपको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो कि हम लोग को ध्यान में रखना है राष्ट्रीय आंदोलन के पेपर को पढ़ते समय। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय से यह स्थापित हो जाएगा, यह मान लिया जाएगा कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो चुका है। तो सबसे पहला तो डिबेट यहीं पर उपस्थित होता है राष्ट्रवादी इतिहासकारों और साम्राज्यवादी इतिहासकारों की। देखिए, अब हम बार बार राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी इतिहासकारों का नाम लेंगे, आप लोग को समझना है क्योंकि एक, जैसे इसमें भारत में राष्ट्रवाद के उदय को लेकर के, उदय क्या, पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अलग अलग मत हम लोग को सामने आएंगे। तो हमें इन दोनों मतों को समझना है, एनालिसिस करना है और लास्ट में अपना निष्कर्ष देना है कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है हमारे हिसाब से। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय को लेकर सबसे पहले जो अंग्रेजी, जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, जो उस समय के लोग थे, उसमें जैसे एक नाम आता है सीले का। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सीले एक नाम है, स्ट्रेची, जॉन स्ट्रेची हैं जो सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, और एक नाम है कूपलैंड का। ठीक, अब देखिए इन तीनों लोग का क्या मामला है। जैसे सीले कहते हैं कि मतलब ये लोग ऐसे लोग हैं, ये दोनों लोग पहले तो ऐसे लोग हैं जो भारत के राष्ट्र होने को नकारते हैं। यानी भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव को 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जब भारत एक राष्ट्र के रूप में उदित हो रहा है, तो इसको ये लोग क्या करेंगे, नकारेंगे। सीले कहेंगे कि भारत केवल एक भौगोलिक इकाई है, इसके लोगों में क्या है, आपसी एकता नहीं, यानी ये लोग राष्ट्र नहीं। अभी हम लोग राष्ट्र की पूरी विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। पहले हम लोग अभी यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के संबंध में विदेशी इतिहासकारों या साम्राज्यवादी इतिहासकारों का क्या मत रहा है। तो इसलिए कहेंगे भाई भारत कभी राष्ट्र नहीं बन सकता है, भारत अगर है भी, भारत एक राष्ट्र नहीं है, वो है तो क्या है, भौगोलिक इकाई है। तो हम सीले को इतना तो कहेंगे भाई कम से कम आप हमें भौगोलिक इकाई ही मान रहे हैं, कि भौगोलिक रूप से एक मान रहे हैं, यही एक अच्छी बात है। तो भौगोलिक इकाई मान रहे हैं, कहने कि बस एक भूगोल है, इसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं जिनमें आपस में कोई एकता नहीं है, कोई साझा कल्चर, कोई साझी विरासत जैसी कोई चीज इन लोग के पास नहीं है। फिर स्ट्रेची आते हैं। स्ट्रेची ये अकाल आयोग के वही शायद मेंबर भी हैं ये। तो स्ट्रेची कहते हैं कि भारत न कभी राष्ट्र था, न कभी राष्ट्र है, और भविष्य में इसकी और भविष्यवाणी भी करते हैं कि भारत कभी राष्ट्र होगा भी नहीं। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये, कि भारत न राष्ट्र है, था और न कभी भारत एक राष्ट्र के रूप में डेवलप होगा। क्यों? अब इन लोग कहने का बेस क्या है, जैसे भाई ये लोग यूरोप के थे, तो यूरोप में ये लोग क्या देखा था, इन लोगों ने यूनिफॉर्मिटी देखी है, एक रूपता देखी है, कि वहां पर जाति को लेकर के, जैसे वहां पर जैसे हमें बताया, यहाँ जाति का अर्थ यहाँ पर लोग भारत की जाति से मत लगाइएगा, जाति का मतलब रेस है। जैसे सर्व जाति के लोग हैं,
चेकोस्लोवाकिया में चेक जाति के लोग हैं, तो वहां पर लोगों ने क्या देखा है कि जाति के बेस पर एक देश बन जा रहा है, भाषा के बेस पर एक देश बन जा रहा है। तो अब इटालियन बोलने वालों में क्या है, इटली लैंग्वेज को लेकर के पूरे इटली का निर्माण हो गया है। तो वहां क्या हम क्या इन लोगों ने क्या देखा है, एक रूपता देखी है। और भारत में क्या है, भारत में विविधता है, बहुत ही विस्तृत स्तर की विविधता है। और विविधता किस किस क्षेत्रों में है, धर्म की भी है, क्षेत्र की विविधता है, भाषा की विविधता है, और जो कल्चर है, संस्कृति, सबका खान पान रहन सहन सब कुछ है, सबका बहुत कुछ अलग अलग है, जातिगत विविधता है। यानी विविधता तो है, इसमें हम इसकी चीज को नकार नहीं सकते हैं, भारत में विविधता है। लेकिन अंग्रेजों का कहना यह था, समाजवादी इतिहासकारों का कहना यह है कि इतनी सारी विविधता है, इसीलिए भारत एक राष्ट्र न है, और न उन्होंने कहा कि भाई फ्यूचर में भारत कभी एक राष्ट्र बन भी नहीं सकता, क्योंकि इतनी विविधता है, इन सारी विविधताओं के लोग आपस में कभी एक होने वाले नहीं हैं, उनको ऐसा लगता था। लेकिन बाद में 18वीं सदी, 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के स्टार्टिंग फेज में जब ये स्पष्ट हो जाएगा, जब अंग्रेजों को भी यह लगने लगेगा कि नहीं वाकई में भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव हो चुका है और भारत एक राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है, तब क्या होगा, तब इन लोगों की भाषा चेंज हो जाएगी। तब ये जो कुपलैंड महोदय है, कुपलैंड महोदय अब इस चीज का भी श्रेय लेना चाहेंगे, अंग्रेजों को श्रेय देना शुरू कर देंगे कि भाई ये जो भारत एक राष्ट्र के रूप में बन रहा है, जो भारत में जो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई है, जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, यह ब्रिटिश राज की संतान है। यानी भाई अब ये मान रहे हैं कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, लेकिन उसका श्रेय किसको दे रहे हैं कि यह ब्रिटिश राज की संतति है, यह ब्रिटिश राज की संतान है। तो मान तो रहे हैं, लेकिन बाद में कुपलैंड यह कहना भूल जा रहे हैं कि यह ब्रिटिश राज की अनैच्छिक संतान है, यानी उनकी इच्छा नहीं है। भाई जाहिर सी बात है, जो साम्राज्यवादी देश है, जिसको शासन करना है, उपनिवेश के रूप में लंबे समय तक शोषण करना है, वह कभी नहीं चाहेगा कि उसके उपनिवेश में राष्ट्रवाद का उदय हो और राष्ट्रवाद का विकास हो, ताकि वो एक राष्ट्र के रूप में संगठित हो और वो उसके खिलाफ संघर्ष करें। तो जो राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज की संतति जिसको कुपलैंड बता रहे हैं, वो मान रहे हैं कि चलिए भाई उसकी संतान है, लेकिन वो ऐसी संतान है जिसकी इच्छा अंग्रेजों ने नहीं थी। अंग्रेजों की जिसकी इच्छा, यानी यह क्या है, अनैच्छिक संतान है। और ऐसी संतान है जिसको जब यह उदित हो रहा है, यानी जब भाई संतान जब शिशु होता है तो उसको ज़्यादा केयर की जरूरत होती है। तो भारतीय इतिहासकारों ने कहा है कि कुपलैंड यह कहना भूल गए हैं कि जो भारतीय राष्ट्रवाद है, जिसको वो ब्रिटिश राज की संतान बता रहे हैं, वह ऐसी अनैच्छिक संतान है जिसको उसके बचपन में ही मार देने का प्रयास अंग्रेजों ने किया, और इसको इन लोगों ने दूध देने से मना कर दिया। मतलब जब वो संतान की बात कर रहे हैं तो उनकी बात का जवाब ये लोग उसी भाषा में देने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पर हम लोगों ने इस टॉपिक में, मतलब स्टार्टिंग हम लोग अभी क्या देख रहे हैं कि पहले अंग्रेजी साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने भारत के एक राष्ट्र होने को पूरी तरीके से नकार दिया, लेकिन जब ये स्पष्ट हो गया कि नहीं भाई भारत एक राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है, तब उन लोगों ने माना कि भारत एक राष्ट्र बन रहा है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो चुका है, लेकिन उसका श्रेय वह स्वयं लेंगे और कहेंगे कि भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ है वह हमारी ही देन है, वह हमारे ही संतान है। यदि हम नहीं आए होते और हमने आधुनिकीकरण नहीं किया होता तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय और भारत एक राष्ट्र के रूप में कभी नहीं बन पाता। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए फिर हम लोग कुछ और बेसिस को समझते हैं। देखिए जैसे राष्ट्र, जैसे हम लोगों ने कल बात की थी कि राष्ट्र ऐसे लोगों का समुदाय है जिनमें आपस में एकता की भावना होती है, एक होने की भावना। फीलिंग क्या होती है, एक होने की फीलिंग होती है। वो फीलिंग किस बेस पर एक होने की होती है कि हो सकता है उनका कल्चर कॉमन रहा हो, या उनके लक्ष्य कॉमन रहे हो, उनके उद्देश्य कॉमन हो सकते हैं, फ्यूचर में उनको कॉमन, मतलब उनका कोई कॉमन फ्यूचर दिख रहा हो, उस वजह से हो सकता है। तो राष्ट्र का मतलब क्या होता है, राष्ट्र का मतलब है एकता की भावना। तो जब भी हम कारण की बात करेंगे या जो कुछ भी देखेंगे, उसमें हम लोग यही चीज बार बार देखेंगे कि किन जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। तो राष्ट्रवाद के उदय कारण मतलब क्या कि भारत में एकता को बढ़ाने के क्या क्या कारण रहे हैं, ये हम लोग देखेंगे उसमें। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, राष्ट्र का मतलब एकता यानी एकीकरण। एकीकरण में कौन कौन सी चीजें सहायक हैं और क्या बाधक होगा। अब पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है वो केवल आजादी के लिए नहीं है,
जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है, आप कह सकते हैं जो INM, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में यूज करेंगे हम लोग, INM यूज करेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है वह केवल आज़ादी प्राप्त करना नहीं है। अब पहली बात तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज़ादी प्राप्त करना और स्वतंत्रता। हम लोग कॉमनली उसको यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर आप इसका और डिटेल एनालिसिस करेंगे तो थोड़ी अलग अलग चीज़ें हैं। आज़ादी का मतलब है केवल आज़ाद होना, फ्री होना, और स्वतंत्रता का मतलब क्या है, इसको अगर विच्छेद करें तो स्व का तंत्र होना। और स्व का तंत्र आप कब बना पाएंगे? यदि अंग्रेज यहाँ पर है तो क्या अपना आप स्व का तंत्र यानी सेल्फ का सिस्टम आप जैसा चाहते हैं, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, वैसा बना सकते हैं? नहीं। तो स्व का तंत्र बनाने के लिए क्या होना पड़ेगा? आपको स्वतंत्र होना पड़ेगा, यानी आपको आज़ाद होना पड़ेगा। ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं, जनरली इसको हम लोग एक दूसरे के रूप में यूज कर लेते हैं, लेकिन आप लोग इसको जानिए कि जैसे स्वतंत्रता का जो असली मतलब है वो क्या है? स्व का तंत्र, ठीक है, यानी अपनी पूरी व्यवस्था का निर्माण करना, और वो व्यवस्था का निर्माण आप तब कर सकते हैं अपने हिसाब से जब आप फ्री हों, जब आपके पास फ्रीडम हो। तो INM का एक उद्देश्य, जो सबसे मेजर उद्देश्य क्या है, जो सबको दिखेगा सामने कि हमको क्या करना है, अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त करनी है। इसी में एक पैरेलल उद्देश्य और चलेगा, राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण यानी भारतीयों में एकता की भावना का विकास भी करना है। ये भी ध्यान दीजिएगा, जब कांग्रेस की स्थापना होगी तो उसके प्रारंभिक उद्देश्यों में एक बात और थी कि भारतीयों में, भारतीय जनमानस के बीच में एकता की भावना का यानी राजनीतिक जागृति लानी है, और उनमें एकता की भावना का विस्तार करना है, हमें उनको एक होने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो INM जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, आज़ादी के लिए भी संघर्ष करेगा, राष्ट्र निर्माण के लिए भी प्रयास करेगा, और साथ ही साथ जो तत्कालीन समस्याएं होंगी उनके लिए भी वह मांग रखेगा, अपनी विरोध करेगा, प्रदर्शन करेगा। अंतिम लक्ष्य तो यही है। अंतिम लक्ष्य क्या है? यही दोनों है। उसी में वह तत्कालीन समस्याओं को भी प्रयोग करेगा। जैसे संविधान आंदोलन के दौरान गांधी जी ने क्या किया? नमक कर को तोड़ने के लिए नमक आंदोलन किया। तो समस्या तत्कालीन है, लेकिन उद्देश्य क्या है? आज़ादी, स्वतंत्रता, ठीक है। तो जो INM है वो आपका मुख्य रूप से इतने मोर्चों पर चलेगा। इसमें सबसे मुख्य रूप से 2 मोर्चे होते हैं, ये तो आपके चल रही हैं, हमने समझाने के लिए बताया आपको। आज़ादी प्राप्त करना यानी या तो स्वतंत्रता की प्राप्ति का लक्ष्य है, और राष्ट्र निर्माण करना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण आप देखिए, हम लोग देखेंगे कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में क्या भारत पूरे तरीके से एक राष्ट्र है? पहले हम उस चीज़ को देखते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा आपके पास? इसका उत्तर है नहीं। सिंपल चीज़ है, इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि 1857 के विद्रोह की सफलता का एक कारण क्या था? पूरे क्षेत्र में इसका प्रसार न होना, और सभी लोगों का जन सहयोग इस विद्रोह में या इस क्रांति में नहीं होना। तो यहाँ पहले हम लोग समझते हैं राष्ट्र कैसे बनता है आपका, या राष्ट्र की जो आधारभूत संकल्पना है वह क्या है। देखिए, इसको थोड़ा सा डिटेल करें हम लोग, तो एक समूह होता है, जैसे भाई 10 लोग खड़े जगह हैं, एक समूह का, उसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। जब उस समूह में कुछ संवेदनात्मक जुड़ाव होता है, वो किसी भी आधार पर हो सकता है, जब संवेदनात्मक जुड़ाव होती है, कुछ फीलिंग उसमें ऐड होती है, तब वो समूह क्या बन जाता है? समुदाय, ठीक है। अब जब एक समुदाय हो गया, अब देखिए अभी जो फीलिंग है वह जाति के आधार पर हो सकती है, अब इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, धर्म के बेस पर हो सकती है, क्षेत्र के बेस पर हो सकती है, लैंग्वेज, भाषा के बेस पर हो सकती है, खान पान है, कल्चर, यानी कल्चर जो हिस्से होते हैं, खान पान, रीति रिवाज, पहनावे, किसी चीज़ों के बेस पर हो सकती है। तो ये जो जुड़ाव होता है, ये जो समुदाय होता है, समुदाय क्या होता है? किसी, जिसको हम बोल सकते हैं लघु जुड़ाव जिसको बोलते हैं, या लघु चीज, ठीक है। तो जो लघु होता है यानी बृहद नहीं है, यह एक लघु आधार है। लघु आधार वाला बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं होता है, और बहुत कह सकते हैं कि राष्ट्र के निर्माण की तरह यह नहीं होता है, ठीक है। यानी अब जो यदि अब जाति आधारित अगर भारत में बात करेंगे तो भाई सबके ग्रुप अलग बन जाएंगे, तो क्या आप एक हो सकते हैं उस बेस पर? नहीं। तो ये जो लघु कारक है, या कह सकते हैं जो लघु आधार है, बेस है, ये समुदाय तो आपको बना सकता है, लेकिन वह राष्ट्र की एकता में बाधक बन सकता है, ठीक है। तो जब इस समुदाय में एक साझी चेतना विकसित होती है, एक कॉमन
एक सम्मिलित चेतना विकसित होती है जो साझी संस्कृति के बेस पर हो सकती है, ठीक, या साझे उद्देश्य के बेस पर हो सकती है। भाई हमको एक साझा उद्देश्य करना है कि क्या होना चाहिए, हमारा एक साझा उद्देश्य है अंग्रेजों को बाहर निकालना। तो भारत के लोग क्या हो रहे हैं, सबसे पहले क्या हो रहे हैं, अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए एक हो रहे हैं, या साझा भविष्य। यानी देखिए जो साझा शब्द हम बार बार यूज कर रहे हैं, कॉमन या सम्मिलित होना, यानी सबके लिए क्या होगा, वह सेम होगा। जब ऐसी कोई चीज हम जब तक नहीं ले आएंगे जो सभी के लिए सेम हो और इन बंधनों को तोड़े, जो ये लघु बंधन है, जो समुदाय के निर्माण के लघु कारक हैं, जो आधार हैं, जब तक आप इस बंधन से बड़ी चीज लेकर के नहीं आएंगे, इससे ऊपर चीज लेकर के नहीं आएंगे, तब तक आप एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जब जो विभिन्न समुदाय हैं उनमें जब ऐसी चेतना विकसित हो जाती है उद्देश्य को लेकर के या भविष्य को लेकर के, तब क्या होता है, तब बनता है आपका राष्ट्र। तब क्या बन जाएगा, राष्ट्र। यानी राष्ट्र अब एक ऐसे लोगों का समुदाय बन जाएगा जो जिनकी कॉमन चेतना है, साझी चेतना जिनकी है, जो एक कॉमन हिस्टोरिकल फोर्स से निकले हों। कल हमने चर्चा की थी इसकी, जो एक ऐतिहासिक शक्ति से निकले हो या जो उस ऐतिहासिक रीजन से प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो वो कैसे होगा आपका, अब यही हमको देखना है कि ये इन समुदायों में साझी चेतना का विकास कौन करेगा। तो उस समय इस चेतना का विकास करने की जिम्मेदारी किसने ली थी, कांग्रेस ने, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसीलिए हम लोग जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन जो पढ़ते हैं, जो उसकी मुख्य धारा है, वो कौन सी धारा है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही धारा है, जिसके नेतृत्व में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा है। अब ये ध्यान दीजिए केवल यही धारा नहीं है और न ही केवल इसी की वजह से हमें आज़ादी मिली है, यह मुख्य धारा है। इसके साथ साथ पैरेलल रूप में क्रांतिकारियों की धारा भी है, कई सारी धाराएं हैं जिसको हम लोग समय समय पर आगे क्या करेंगे, देखेंगे, हम लोग उसको समझेंगे। तो लेकिन मुख्य धारा कौन सी है, आईएनसी की है। तो एक समूह होता है, समूह में जुड़ा होता है तो समुदाय बनता है। जब उस समुदाय में कॉमन की चेतना विकसित होती है, संस्कृति को लेकर के, उद्देश्य को लेकर के, भविष्य को लेकर, तब क्या बनता है, राष्ट्र। अब राष्ट्र क्या हो गया आपका, देखिए एक और संकल्पना, हम लोग राष्ट्र से और आगे जाते हैं राज्य की तरफ। जिनका पॉलिटिकल साइंस होगा या पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी में आप लोग हो सकता है थोड़ा बहुत इसकी जानकारी लिए हो। राज्य क्या है, राज्य एक कानूनी अवधारणा है। किसी भी राज्य के 4 तत्व माने गए हैं। कितने तत्व माने गए हैं, 4। कि राज्य का एक भूगोल होता है, उस भूगोल में रहने वाली एक जनसंख्या होती है, वो जनता अपने लिए एक सरकार बनाती है। यहाँ नहीं दिख रहा है, हम इसको यहाँ पे कर दे रहे हैं। जो राज्य है, राज्य का एक भूगोल, जनसंख्या, सरकार, और वो सरकार क्या होती है, संप्रभु होती है। ये राज्य की संकल्पना होती है, जो राज्य के 4 तत्व माने गए हैं। तो भाई चलिए मान लीजिए आप राष्ट्र बन जाएंगे, लेकिन वास्तविक रूप से स्वतंत्र तब होंगे जब आपकी सरकार हो और वो सरकार क्या हो, संप्रभु हो। तो हम 18वीं सदी के उत्तरार्ध में क्या देखेंगे, भाई भारत के पास भूगोल तो पहले से ही है ना, और अंग्रेज भी इस बात को मान रहे हैं कि भाई ये भौगोलिक इकाई तो है। अब इस जनसंख्या में जो विभिन्न समुदायों में डिवाइड है, ये इन्हीं समुदायों से हमें क्या निकालना है, इन्हीं समुदायों के बीच में से इन लघु आधारों के प्रभाव को कम करना है। देखिए ये प्रभाव समाप्त तो नहीं होंगे, ये आज अपने आसपास देख सकते हैं, बल्कि इन लघु आधारों के प्रभाव में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जनसंख्या के जो विभिन्न समुदाय हैं उनके बीच आपसी एकता के लिए कुछ चाहिए, कुछ साझी चेतना जो हमको डेवलप करनी है वो हमको चाहिए। वो हमको किसके खिलाफ चाहिए, ब्रिटिश के खिलाफ। जब राष्ट्र में देखिए, जब राष्ट्र बन गया, जब राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ, तो हमारे पास क्या है, ये 2 चीजें हैं। जब 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ तो ये 2 चीजें हमारे पास है, भूगोल भी है और विभिन्न समुदाय है जिनके बीच अभी राष्ट्रवाद की चेतना क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है, विस्तृत हो रही है। लेकिन अभी हमारे पास अपनी सरकार नहीं है। सरकार किसकी है, शासन किसका है, अंग्रेजों का है। और संप्रभुता की तो बातें छोड़ दी, जब सरकारी नहीं है तो अब संप्रभुता की बात छोड़ दी। तो हमें यात्रा क्या करनी है, पहले इन समुदायों को चेंज करना है राष्ट्र में, फिर इस राष्ट्र को हमें किसमें डेवलप करना है, राज्य में। यानी हमारा लक्ष्य क्या है राष्ट्रीय आंदोलन का, राष्ट्र राज्य का निर्माण करना।
भाई पहले हम राष्ट्र बनाएंगे, सबको एक करेंगे, फिर साझा दुश्मन के खिलाफ संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जब उसको बाहर निकाल लेंगे तब क्या करेंगे, हम अपना एक सिस्टम बनाएंगे, सेल्फ का सिस्टम, 100 का तंत्र बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, और हमारी वह सरकार क्या होगी, संप्रभु होगी, यानी न उसके ऊपर कोई आंतरिक दबाव होगा और न उसके ऊपर कोई बाहरी दबाव होगा। तो ये है आपका। अब इसी में समझ लेते हैं, अब यही जो राष्ट्र से राज्य बनने की प्रक्रिया है, या कैसे बनेंगे हम लोग, वही राष्ट्रवाद है। अब राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या हो सकती है, बहुत मतलब तकनीकी परिभाषा मैं आपको नहीं बता रहा हूं, एक सिंपल सी चीज मैं आप लोग को समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं या रख रहा हूं कि जो ये राष्ट्र बन गया हमारा, भाई सब लोग एक हो गए। अब जो इस राष्ट्र की सामूहिक आकांक्षा है, ध्यान दीजिएगा, जो इस राष्ट्र की सामूहिक आकांक्षा है, उसकी, अब इस राष्ट्र की सामूहिक आकांक्षा क्या है कि हमारी अपनी सरकार हो, हमारा अपना सेल्फ का सिस्टम, हम लोग फ्री रहें, और वो सरकार क्या रहे, हमारी संप्रभु रहे। या हम जो सामूहिक आकांक्षा क्या हो सकती है, भाई हमको ब्रिटिश से मुक्ति मिल जाए, फिर हम अपना एक सिस्टम बनाएं, अपनी सरकार बनाएं, फिर अपने लोगों के विकास के लिए हम कार्य करें, ताकि जो हमारा फ्यूचर है, हम सभी का फ्यूचर जो है वो अच्छा हो। तो जो सामूहिक आकांक्षा है, जो राष्ट्र की सामूहिक आकांक्षा है, उसी की प्राप्ति करने के लिए, उसी को प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष होता है, वो संघर्ष किसी भी तरह का हो सकता है, हिंसक भी हो सकता है, अहिंसक भी हो सकता है, हम क्रांति भी कर सकते हैं, आंदोलन भी चला सकते हैं। तो राष्ट्र की सामूहिक आकांक्षा की प्राप्ति के लिए जो संघर्ष में हम लोग भाग लेते हैं, जो लोग भाग लेते हैं, वही क्या है, राष्ट्रवाद है। उसी को क्या हम कह सकते हैं, राष्ट्रवाद कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। हम लोगों ने इस स्लाइड में देखा कि समूह से समुदाय, समुदाय से राष्ट्र, और राष्ट्र से राष्ट्र राज्य, अब यही बनना हमें है। हमारा जो राष्ट्र आंदोलन का उद्देश्य क्या है, हमें राष्ट्र बनना है, समुदाय से चेंज होना है राष्ट्र में, सारे भारत में एकता की भावना का विस्तार करना है, और सभी जब एक हो जाएं तो हम लोग क्या करेंगे, एक साथ मिल करके उस शत्रु के खिलाफ खड़े होंगे, उसको बाहर निकालने के बाद हम अपने लिए सिस्टम का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा। जो ना समझ आया होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में करके मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि हमें क्या करना है, समुदाय को चेंज करना है राष्ट्र में। यानी समुदाय में क्या होती है, समुदाय में निष्ठाएं अलग अलग होती है, निष्ठा सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। हमें निष्ठा को एक निष्ठा में, जो विविध निष्ठाएं हमारे धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के, हमें इन विविध निष्ठाओं को एक निष्ठा में चेंज करनी है अपने राष्ट्र के प्रति। तो आप लोग राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानते होंगे। अब आप लोग समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक जो होते हैं, जो नेशनल प्रतीक होते हैं, वो क्या होते हैं, वह आपको एकता दिखाने के लिए या एकता की भावना को महसूस कराने के लिए होते हैं। जैसे हमारा जो झंडा होता है, या जो भी राष्ट्रीय चिन्ह हो सकते हैं आपके, हमारा झंडा है, राष्ट्रगान है, कोई भी चीज, ऐसी चीज जो जिसको देख करके हमें लगे कि हाँ भाई क्या है, इसको देख करके आप अपनी अन्य सारी निष्ठाओं को भूल जाते हैं और केवल किसके बारे में सोचते हैं, अपने राष्ट्र के बारे में। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल प्रतीक। यानी जिसको देख करके आप एक राष्ट्र होने की भावना आपको फील होती है। क्या होती है, फील होती है। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भी कुछ ऐसे प्रयास हुए हैं। जैसे हम लोगों ने जब सन्यासी विद्रोह की चर्चा की थी, तो हम लोगों ने चर्चा की थी बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ की। आनंद मठ में क्या है, आपका सन्यासी विद्रोह का, बंगाल में होने वाले सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। आनंद मठ हमने बताया था कि हमें दो संकल्पनाएं देखने को मिलती है, भारत माता की, भारत माता की संकल्पना पहली बार कहाँ मिलती है हमें, साहित्यिक रूप से आनंद मठ में मिलती है, और वंदे मातरम का में जिक्र मिलता है। तो ये क्या दोनों चीजें हैं, भारत माता या वंदे मातरम, हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या हैं, भारत के भूगोल का मानवीकरण है। यानी जो भारत का भूगोल, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पर्सोनिफाई कर रहे हैं, उसको मानवीय रूप दे रहे हैं, ताकि उसको हम फील कर सके, लोग महसूस कर सके, उसके बारे में सोच करके एक हो सकें। समझ नहीं समझ रहे इस चीज को। जो भारत माता की संकल्पना है या जो वंदे मातरम है, जैसे भारत माता शब्द सुनते ही क्या होता है, कोई भी भारतीय है तो उसके अंदर पूरे भारत का नक्शा एक बार गूंज जाता है, होता कि नहीं होता है आपका। तो आनंद मठ में क्या है आपका, इसकी संकल्पना पहली बार कहाँ मिलती है, आनंद मठ में मिलती है।
और हमने ये भी बताया था कि पहली बार 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का क्या बनाया था? चित्र। यानी वह उसको और स्पष्ट कर रहे हैं, जनता की समझ प्रस्तुत कर रहे हैं। अब इसी में एक और लोग हैं, बारिंद्र घोष। बारिंद्र घोष ने पहली बार क्या बनाया था? जंजीरों में जकड़ी हुई भारत माता की, यानी उसकी समस्याओं को दिखा रहा है कि हमारी भारत माता हैं जो क्या हैं? जंजीरों में जकड़ी हुई हैं। उनकी स्थिति को दिखा रहा है ताकि लोग क्या हो? संगठित हों, ताकि जो लोग क्या हो? आपस में एक हों और भारत माता के लिए, भारत के लिए संघर्ष करें। इसी तरीके से बाद में एक झंडे को स्वीकार किया जाएगा कांग्रेस के अधिवेशन में, फिर राष्ट्रगान भी हमारा एक आएगा। ये सब चीजें क्या हैं? जहां भारत में इतनी विविधता है, जो सामुदायिक विभाजन बहुत ज्यादा है, निष्ठा के अलग अलग क्षेत्र हैं, तो वैसे में ये सारे प्रतीक किस लिए हैं? ताकि आपको एकता का बोध हो सके, आपको आपके अंदर एकता की भावना का विकास हो सके, आप यह समझ सके कि भाई हम लोग अंतिम रूप से क्या हैं? एक हैं और हमारा कॉमन शत्रु एक, हमें क्या करना है? इसको बाहर निकालना है और अपनी सरकार की स्थापना करनी है। तो ये करना हमें है, एक करना है। और एक होने के बाद, यानी देखिए पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दो धाराएं चली हैं, राष्ट्र निर्माण की भी धारा चली है और आजादी प्राप्त करने की भी धारा चली है। अब हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हमने क्या कहा? क्या शब्द यूज किया? आंदोलन। तो जब कोई आंदोलन होता है तो आंदोलन के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं? एक संगठन की जरूरत होती है, एक नेतृत्व की जरूरत होती है, एक कार्यप्रणाली की जरूरत होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी आंदोलन के लिए? विचारधारा। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है वह इन्हीं चीजों पर चलेगा ना। उसके लिए एक संगठन कौन सा बना? मुख्य, हम कह रहे हैं मुख्य संगठन कौन सा है? आईएनसी। जो मुख्य धारा है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की धारा है। अन्य सारे संगठन भी है जिनके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके कुछ लीडर हैं, लीडर आपको सही दिशा दिखाता है। जैसे भारत में राष्ट्रवाद, जैसे भाई 19वीं सदी के उत्तरार्ध में परिस्थितियां वैसी हो रही हैं। यदि नेता आपको न बताए, नेता आपको संगठित न करे, तो क्या लोग संगठित हो सकते हैं? नहीं। तो एक नेतृत्व होता है, उसकी एक विचारधारा होती है, विचारधारा चेंज होती रही है। पहले उदारवादी है, फिर गर्मपंथ की विचारधारा आएगी, फिर जब गांधीवादी युग आएगा तो उसकी अलग विचारधारा रहेगी। क्रांतिकारियों की अलग विचारधारा है, तो ये विचारधारा भी क्या रहेगी? कई रहेगी। कार्यप्रणाली, सबकी कार्यप्रणाली भी अलग अलग रहेगी। अब पहले हम लोग देखें कि ये नेतृत्व किसके पास है। नेतृत्व किसके पास रहेगा? कोई बता सकता है? अगर कोई बता सकता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में करें। कल के क्लास में हमने इस बात का जिक्र किया था कि यूरोप में अधिकांश सामाजिक परिवर्तनों में सबसे मुख्य चालक कौन था? सबसे प्रमुख भूमिका किसकी रही थी? वो भूमिका थी मध्य वर्ग की। तो भारत में भी नेतृत्व किसके पास रहेगा? या कौन लीडरशिप देगा? यही मध्य वर्ग देगा ना भाई। जो शिक्षित है, जो शिक्षित वर्ग है, जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग है, वही तो संगठन बनाएगा, वही तो शिक्षित होगा। जो शिक्षित है, जो पहले के लोग हैं, वही लोग तो आपस में एक दूसरे को भाई वो समझेंगे ना कि हमें राष्ट्रवाद की जरूरत है, हमें स्वतंत्र होना है, हमें अपने लिए सिस्टम क्रिएट करना है, हमें अंग्रेजों से लड़ना है, तो उसके लिए एक संगठन चाहिए। तो ये सारी बातों की योजना, प्लानिंग बनाना, एक संगठन बनाना, फिर उसको आगे चलाना, उसके उद्देश्यों को डिसाइड करना, ये सब कौन करेगा? लीडरशिप करेगा। और भारत में वो लीडरशिप किसके पास रहेगी? मध्य वर्ग के पास। तो अब इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि भारतीय समाज की संरचना क्या है। भारतीय समाज की संरचना क्या, उससे आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि कौन उस नेतृत्व को करने में सक्षम है। तो पहले हम लोग देखते हैं ग्रामीण भारत में। अब देखिए ये मोटा मोटी है, एकदम एक्यूरेट नहीं है समाजशास्त्र की तरह कि भाई समाजशास्त्र जैसे एक्यूरेट करते हैं हम लोग। और दूसरा हम लोग सेक्शन ले लेते हैं शहरी। देखिए ये सब बेसिक बातें हैं। यूपीएससी और यूपीपीसीएस आपसे चाहता है कि भाई आप चीज़ों को ऊपर से न पढ़ें, उनको आंतरिक स्तर से भी गहन अध्ययन करें और उसकी जो जटिलताएं हैं, जो उसका माइक्रो एनालिसिस है, उसको आप समझें। तो जब ये सब चीज़ें आप समझे रहेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जैसे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की धारा स्टार्ट हुई है, तो स्वदेशी आंदोलन का चरित्र क्या है? शहरी मध्य वर्ग आधारित है। असहयोग आंदोलन में कुछ किसान लोग भी शामिल होंगे, कुछ मजदूर लोग भी शामिल होंगे। सविनय आंदोलन में संख्या और बढ़ेगी और भारत छोड़ो आंदोलन में लगभग पूरा भारत आपका शामिल हो जाएगा। तो कैसे जो संरचना है जनता की, उसका कौन सा भाग किस आंदोलन में शामिल हुआ है, तो पहले आप संरचना समझेंगे तब तो आप समझ पाएंगे नहीं हाँ क्यों लेट हुआ है, शुरुआत में सारे लोग एक क्यों नहीं हो जा रहे हैं। तो पहले हम उसके लिए क्या करेंगे? संरचना समझेंगे। तो ग्रामीण में कौन कौन है?
जमींदार है, काश्तकार है, किसान है। अब काश्तकार किसान का भेद हम बता चुके हैं, काश्तकार है और किसान है। खेतीहर श्रमिक होता है जिसको भूमि मजदूर कहते हैं, खेतीहर श्रमिक भी है। कुछ छोटे व्यापारी और साहूकार भी होंगे, यहाँ पर साहूकार है, छोटे व्यापारी भी हैं। मुख्य रूप से यही लोग हैं। तब देखिए इसमें से कौन राष्ट्रीय आंदोलन का कोई नेतृत्व करने की स्थिति में है कोई? जमींदार अंग्रेजों के मित्र हो ही चुके हैं, काश्तकार और किसान को जो खेती श्रमिक है उनको अपने काम से फुर्सत है, और दूसरी चीज ये लोग शिक्षित नहीं है। अभी ये लोग क्या हैं, उस स्तर तक शिक्षित नहीं है, तो क्या ये लोग नेतृत्व कर सकते हैं? नहीं। अब शहरी में देखते हैं कौन कौन शामिल है आपका। शहरी मध्य वर्ग में शहरी वर्ग में कौन कौन आएंगे आपके? पूंजीपति। अब पूंजीपति औद्योगिक पूंजीपति भी होंगे, व्यापारिक भी होंगे, सारे लोग होंगे। ये लोग लीडरशिप देते हैं। अब आप अपने आज के समाज को देख लीजिए, कहीं पूंजीपति लोग लीडरशिप देते हैं? कहीं देते हैं आपके। मजदूरों का जो वर्ग है वो फॉलो करता है। अधिकांश जो होता है भाई, मजदूरों में कोई एक नेता निकलता है, अलग चीज है, लेकिन अधिकांश वर्ग ये लोग कौन से लोग हैं? ये फॉलोअर हैं। फिर आपका आता है मध्य वर्ग या पेशेवर, जिसको प्रोफेशनल्स कहते हैं। अब ये लोग कौन है? अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग हैं। ये ध्यान दीजिएगा, यही लोग हैं, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग हैं। अब इसको आप लोग, ये लाइन यहाँ मैं लेके जा रहा हूँ, यहाँ से समझिए। ये शिक्षा प्राप्त वर्ग लोग कौन है आपके? कौन कौन है इसमें शिक्षा प्राप्त वर्ग में? डॉक्टर, वकील हैं, पत्रकार हो जाएंगे, शिक्षक हो जाएंगे। यही लोग हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लोग यही लोग हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करेंगे आगे। पहले ये भारत के राष्ट्र होने के परिस्थितियों को समझेंगे, अंग्रेजों के शोषण को समझेंगे, फिर समझाएंगे। ये लोग शिक्षा प्राप्त करके आए हैं, कुछ लोग इंग्लैंड भी गए हैं, तो वहाँ ये लोग विचारधाराओं को देखेंगे, समझेंगे, उदारवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होती है। इन लोग को जानकारी है कि विश्व में अन्य देशों में राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे हैं, इटली में चल रहा है, आयरलैंड में चल रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे? उन सब चीज़ों से प्रेरणा लेंगे। तो ये सब चीज़ें कौन करेगा? ये सब चीज़ों को कौन करेगा? यही मध्य वर्ग करेगा, और यही मध्य वर्ग फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करेगा शुरुआती समय में। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा फिर नेतृत्व भी विस्तृत होता जाएगा, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जनाधार भी लगातार क्या होता जाएगा? विस्तृत होता जाएगा। उसमें फिर मजदूर भी शामिल हो जाएंगे, किसान भी शामिल हो जाएंगे, खेतिहर श्रमिक भी आएंगे, कई सारे लोग क्या होते जाएंगे आपके धीरे धीरे उसमें शामिल होते जाएंगे। अब देखिए 1857 के विद्रोह की सफलता का कारण यह भी क्या था कि मध्य वर्ग उसमें शामिल नहीं था। जो शिक्षित वर्ग था वो उस विद्रोह में शामिल नहीं था। अगर वो शामिल होता तो उसकी लीडरशिप, उसकी योजना सब कुछ क्या होती? अलग होती। लेकिन यहाँ क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वह जो वर्ग क्या है? शामिल है। तो हम लोग ने अभी देखा इस पेज से कि क्या है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कौन कर सकता है, भारतीय समाज की संरचना क्या है, कौन कर सकता है और कौन करेगा। ठीक है, तो उसमें निष्कर्ष क्या निकल के आया? जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नौ मध्य वर्ग है वही इस आंदोलन के नेतृत्व को करने में, उसकी योजना बनाने में, समझने में वही सक्षम है। इसलिए सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसी मध्य वर्ग की होगी। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है? भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में जो आधारभूत जानकारी, जो बेसिक्स हैं, उसको हम लोगों ने समझ लिया है। तो अब हम लोग को समझना क्या है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे। राष्ट्रवाद के उदय के कारण, ठीक है। अब राष्ट्रवाद मतलब तो अब आप लोग समझ ही रहे हैं ना। राष्ट्रवाद मतलब एक होना, भारतीयों के बीच आपस में एक होने की भावना का विकास होना, और अपने साझे शत्रु की पहचान, साझे शत्रु यानी ब्रिटिशर्स की पहचान करना कि भाई यही लोग हमारी सारी समस्याओं की जड़ हैं, चाहे सामाजिक समस्या हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे शोषण कर रहे हो, ये लोग कौन कर रहे हैं? अपने शोषण को समझना, साम्राज्यवादी शासन को समझना, उसके चरित्र को समझना और उसको निकालने के लिए फिर सम्मिलित प्रयास करना। यानी लोगों को समझ में आना कि भाई यही हमारी समस्याओं की देन है, यही हमारी समस्याओं के कारण है, और ये पूरे भारत में जितनी भी समस्याएं हो रही है उसके कारण कौन है? ब्रिटिश है। इन्हीं लोगों की वजह से हमें सारी समस्याएं हो रही है, और हमें समस्याओं का समाधान कब हो सकता है? जब हम इस ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर निकाल लें। वही राष्ट्रवाद है।
तो इसके राष्ट्रवाद के उदय होने क्या का कारण हम लोग को देखने को मिलता है। थोड़ा सा हम लोग फैक्चुअल रूप में हेडिंग वाइज इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला कारण क्या है? राजनीतिक। देखिए इसमें दो संदर्भ में देखिएगा। एक हमें देखना है कि एक होने के लिए क्या चीजें प्रेरित कर रही हैं, क्या चीजें हमें एक होने की दिशा में आगे बढ़ा रही हैं, और दूसरा हमें क्या प्रेरित कर रहा है कि हमें अंग्रेजों को यहां से बाहर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला कारण क्या है? देखो सर, एक बात तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जो भारत का राष्ट्रवाद है वह मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रिया है। वह क्या है? ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रिया। उसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप ही हमारे देश में राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ है और राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई है। तो अब जैसे ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रिया का मतलब क्या यहां पर है? मतलब एक तो ब्रिटिश शासन के कुछ कार्यों से भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा कि भारत जिन ब्रिटिश शासन के जिन कार्यों से भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ है, जिसको आप सकारात्मक समझ सकते हैं, उनका उद्देश्य नहीं है, अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं करना है। उन्होंने अपनी सारी चीजों का डेवलपमेंट किस लिए किया है? शोषण को अच्छे से करने के लिए, आप अपने समाजवादी शासन को लंबे समय तक चलाने के लिए। अब उससे अनैच्छिक रूप से जो उसका बाय प्रोडक्ट है वो हमारे देश में राष्ट्रवाद का उदय होना है। तो इनडायरेक्टली है, उनकी कोई इच्छा नहीं है, वो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन है तो उन्हीं की देन। जो उसकी प्रतिक्रिया है, जो उसकी प्रेरणा मिलेगी, हमें अनुक्रिया मिलेगी, जिसको स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी भी कहते हैं, प्रेरणा अनुक्रिया वो कहते हैं, तो वो किसकी वजह से है? ब्रिटिश शासन की वजह से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजनीतिक एकता। जो राजनीतिक एकीकरण है, अभी इसके पहले तक अंग्रेजों के पहले तक क्या हुआ था? इन्होंने जितने लंबे क्षेत्र पर शासन किया, जितने लंबे क्षेत्र में शासन की स्थापना की, वो मौर्यों और मुगलों के समय में भी स्थापित नहीं हो पाई थी। पूरा उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत, पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर के पूर्व में बांग्लादेश के आगे तक, उत्तर पूर्व तक सब कुछ किसके अधीन हो गया? अंग्रेजों के अधीन। तो राजनीतिक एकीकरण, भौगोलिक एकीकरण पहली बार किसके अधीन हुआ? ब्रिटिश शासन के अधीन। तो अब देखेंगे आज जो हमारे राष्ट्र की सीमाएं हैं वह वही हैं जो अंग्रेजी शासन के दौरान जो सीमाएं हैं। तो राजनीतिक एकीकरण यानी राजनीतिक रूप से एक किसने किया? अंग्रेजों ने किया। हमें जो हमारे देश को राजनीतिक एकता प्रदान की, एक भौगोलिक एकता जो प्रदान की, वह किसने किया? अभी तक क्या था? पहले जो शासक रहे हैं, कभी मतलब मैक्सिमम मौर्यों के समय या मुगलों के समय माना जाता है कि मैक्सिमम पार्ट था, लेकिन पूरा पार्ट उसमें शामिल नहीं था। लेकिन अब क्या है? एक तरह की शासन पद्धति, एक तरह की समस्या। अगर भाई एक तरह के लोग हैं, एक ही शासक है, एक तरह की शासन पद्धति है, एक तरह की समस्या है। उसने क्या किया? आपस में, जैसे भाई अगर कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति बात कर रहा है कि ये अंग्रेजों की वजह से हमको है समस्या, क्या ये अंग्रेजों ने हमारे आर्थिक सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप किया है, हमें परेशानियों में ढकेला है, तो जब बात करेगा तो उसकी दृष्टि क्या रहेगी कि भाई पूरे भारत में ऐसा हुआ है ना कि अंग्रेजों का जहां जहां पे शासन है, महाराष्ट्र वाला व्यक्ति बात करेगा कि भाई असम में भी यही चीज हुई है, कन्याकुमारी में भी, केरल में भी यही चीज हुई है, पंजाब में हुआ है, कश्मीर में हुआ है। ये बात होगी कि नहीं होगी आपकी? तो जो राजनीतिक एकीकरण है वो अंग्रेजों के समय हुआ है, अंग्रेजों के भारत ब्रिटिश शासन की वजह से हुआ है। तो उससे क्या होगा? एक तरह की समस्याएं, एक तरह की शासन पद्धति, उन सब ने क्या किया हुआ? भारत में एकीकरण को, पहले तो भौगोलिक एकता दी, भौगोलिक एकता के साथ साथ भारत ने एकीकरण को बढ़ावा दिया। सेकंड, प्रशासनिक एकता। राजनीतिक अलग चीजें शासन से संबंधित होती है, प्रशासनिक, सिविल सेवा एक तरह की पूरे भारत में लागू है। पहले क्या होता था प्रशासनिक में? देखिए प्रशासन में और चीजें बताते हैं, फिर बता रहे हैं इसको। अभी पुलिस, न्याय व्यवस्था या शासन जो वायसराय के माध्यम से चल रहा है। पहले क्या होता था? शासक चेंज हुआ, मुखिया चेंज हुआ, शासन की पद्धति चेंज हो गई, नियम कानून चेंज हो गए। प्रशासक हैं, प्रशासक अलग अलग तरीके से शासन कर रहे हैं। पुलिस अलग क्षेत्र की अलग अलग तरीके से, न्याय व्यवस्था हर क्षेत्र में अलग अलग है। लेकिन अंग्रेजों के समय क्या होगा आपका? ये सारी चीजें वायसराय आएंगे, चेंज होंगे, लेकिन शासन की पद्धति क्या रहेगी? एक ही रहेगी। न्याय व्यवस्था एक सिस्टम, कोई आए कोई जाए, सिविल सेवा, पुलिस, ये सब क्या है आपके? एक ही तरह के रहेंगे ना। शासन चेंज हो रहा है, वायसराय चेंज हो रहा है, व्यक्ति पुलिस अधिकारी चेंज हो रहा है, लेकिन वो पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है, प्रशासन की पद्धति चेंज नहीं हो रही है। तो लंबे समय तक एक सी अधीनता, यानी लंबे समय तक, दीर्घ काल तक, जब तक है तब तक, लंबे समय तक एक सी प्रशासनिक नीति, यह क्या करेगा?
यह भी भारतीयों में एकता की भावना, एकीकरण को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, इसी को कुछ लोगों ने कहा, इन सब को सम्मिलित रूप से लोगों ने कहा है कि अभी तक भारत एक नहीं था, लेकिन अंग्रेजों की एक समान प्रशासनिक नीति ने एक तो भारत में शांति व्यवस्था की स्थापना की, और उसने पूरे भारत को एक, समझ लीजिए कि अब लोगों का कहना यह है, जो समाजवादी इतिहासकार हैं, अन्य लोग भी कहते हैं कि भारत क्या है, अलग अलग भागों में बिखरा हुआ था। जैसे मान लीजिए भारत को एक शरीर मान लीजिए, तो उसके अलग अलग अंग क्या हैं, टूटे फूटे हुए, अलग अलग बिखरे पड़े हैं। अब कहा जाता है कि ये जो सारी चीजें हैं, जो प्रशासनिक एकता की चीजें, इसने क्या किया, यह एक लौह आवरण है जिसने भारत को तब तक जकड़े रखा जब तक उसके अंदर के अंग स्वयं ही आपस में जुड़ नहीं गए। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, इन सब चीजों ने भारत में एकता की स्थापना करने में अपना योगदान दिया। ठीक, तो इस चीज से भी भारत में एकता की स्थापना होगी, एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। हम बार बार बात क्या करें, राष्ट्रवाद का उदय, दो चीजें हम लोग को देखनी है, कैसे किन चीजों से हम एकीकरण की ओर उन्मुख हो रहे हैं, और किन चीजों से हमें अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करने की या उनका विद्रोह करने की हमें उनका विद्रोह करने के लिए हमें प्रेरणा मिल रही है। ठीक है, तो इन सब चीजों से क्या हुआ, एकता आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से 2 पॉइंट हमारा हो गया कवर। थर्ड हम लोग देखते हैं आगे क्या है, यातायात और संचार। देखिए, ये सब ऐसे चीजें हैं जो भारत में एकीकरण को बढ़ावा देगी, भारत के लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा देगी, लोगों को जुड़ने में सहायता करेगी। यातायात के बारे में सब लोग जानते हैं, इन लोगों ने सड़कें बनाई या नहर बनाए, सारी चीजें बनाई, सब कुछ बनाए। उसमें सबसे मेन क्या है, रेलवे। 1853 में रेलवे की शुरुआत होती है और 1900 ईस्वी तक आते आते लगभग 25,000 मील की रेलवे लाइन भारत में बन जाती है। तो अब रेलवे को आप समझ सकते हैं कि रेलवे लोगों के भी, जैसे भाई रेलवे में आप यात्रा कर रहे हैं तो उसमें हर तरह के लोग बैठे हैं, हर जाति धर्म के लोग बैठे हैं। तो जो विभेद है, सामाजिक अवरोध है, एकीकरण में जो बाधक होता है, एक तो वह दूर हो रहा है उससे। जैसे एकीकरण में बाधक होता है ना, हमने पहले ही जिक्र किया, जो समुदाय के जो लघु आधार हैं, जाति, धर्म, क्षेत्र, लैंग्वेज, सब क्या है आपका, ये सब बाधक हैं। तो जब ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं लोग, तो क्या हो रहा है, वो लघु आधार में बिखरा, मतलब जो लघु आधार होंगे वो टूटेंगे कुछ समय के लिए, लोग एक साथ बैठेंगे, आपस में बातचीत होगी, तो उनका जो आपसे जुड़ा होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। इसके अलावा पूरे भारत, इतना विस्तृत भारत है, पूरे भारत में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जो आपसे जुड़ाव होगा, उसको करने में रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका है। रेलवे की भूमिका भारत को एक करने, भारत के लोगों में एकीकरण की भावना का विस्तार करने में रेलवे की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी के संबंध में 1865 में एक व्यक्ति हैं, एडिसन आर्नोल्ड, इन्होंने कहा था कि रेलवे भारत ने वह कार्य करेगा जो पीछे के कई महान राजवंश भी नहीं कर पाए हैं, अर्थात यह भारत को एक कर देगा, एक राष्ट्र में डेवलप कर देगा। तो अंग्रेजों के जो रेलवे की व्यवस्था थी, जो संचार के, जो यातायात के अन्य साधन भी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, रेलवे। त्वरित होता है, आसानी से ज़्यादा लोग एक साथ जा सकते हैं। इसने क्या किया, आपस में क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को बढ़ाया, भारत के विभिन्न क्षेत्रों के बीच, और भारतीय समाज में विभिन्न जातियों धर्मों के लोगों के बीच को भी आपसी जुड़ाव को इसने बढ़ाने में अपना योगदान दिया। संचार सब लोग समझ सकते हैं, तार की व्यवस्था है, चाहे अंतर्देशीय पत्र के माध्यम से, जो इनका पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लोग आपस में पत्र व्यवहार करना, एक दूसरे के विचारों को समझना जानना, तो इसको समझने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यातायात और संचार ने भारतीय राष्ट्रवाद के एकीकरण में अपनी भूमिका निभाई। अब फिर ध्यान दीजिएगा कि इनका उद्देश्य अंग्रेजों का एकीकरण को बढ़ावा देना नहीं है। अब रेलवे उन्होंने विकास किस लिए किया था, शोषण अच्छे से करने के लिए। भारत से जो कच्चा माल है उसको पूरे भारत से इकट्ठा करके भेजना पोर्ट पर, पोर्ट से लंदन भेज देना, और जो इंग्लैंड से बना बनाया माल आ रहा है उसको रेलवे के माध्यम से देश के कोने कोने में पहुंचाना, ये रेलवे का उद्देश्य है। सामरिक दृष्टिकोण से सेना को तुरंत एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ये रेलवे का दृष्टिकोण है। तार व्यवस्था, शासन की सूचनाओं को, अगर कोई कहीं विद्रोह वगैरह हो रहा है, कुछ ऐसी घटना हो रही है, तो तुरंत सूचना दूसरे छोर पर पहुंच जाए, ये उद्देश्य है संचार का। ठीक है, तो ये उद्देश्य मेन उद्देश्य है, लेकिन यातायात और संचार ने भारतीयों के एकीकरण में अपनी भूमिका निभाई। ठीक है, अब इसमें और हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग इसको। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं और क्या क्या कारण रहे हैं। तो उसमें पाश्चात्य शिक्षा, अब हम लोग पॉइंट पहले हेडिंग लिख लेते हैं,
उसके बाद फिर उसको हम लोग समझ लेते हैं। पाश्चात्य शिक्षा, प्रेस यानी समाचार पत्र जो हैं, मध्य वर्ग, ऐतिहासिक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, समाज सुधार, आर्थिक शोषण, नस्लवाद और समकालीन यूरोपीय आंदोलन। समकालीन यूरोपीय आंदोलन। अब थोड़ा हम लोग देखेंगे, टॉपिक बहुत ज़्यादा कवर करने हमें, थोड़ा तेज करेंगे हम लोग इसमें। देखिए अलग अलग शुरू करते हैं हम लोग हैं। देखिए मध्य वर्ग के बारे में सब लोग जानते हैं, हमने पहले ही बताया कि जो पूरा नेतृत्व है वो किसने दिया है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व, संगठन, विचारधारा, वो सब कुछ किसके द्वारा दिया गया है? मध्य वर्ग के द्वारा। तो मध्य वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका है भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव में और राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में। इसको समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐतिहासिक अनुसंधान, जैसे जब अंग्रेज आए उन्होंने कहा कि भाई आप लोग को इतिहास नहीं है, आप लोग असभ्य रहे हैं, आप लोग को हिस्ट्री नहीं है, आप लोग क्या रहे हैं? पूर्व के लोग बर्बर रहे हैं। लेकिन जब प्राच्यवादियों ने भारतीय इतिहास पर शोध कार्य करना स्टार्ट किया तो उसमें हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, वैदिक काल के ग्रंथों की जानकारी हुई, उसमें अच्छे अच्छे विचार मिले इनको। तब इन प्राच्यवादियों के ऐतिहासिक अनुसंधानों की वजह से यह स्थापित हुआ कि भाई हमारा प्राचीन इतिहास क्या रहा है? गौरवशाली रहा है। तो इस गौरवशाली इतिहास की जानकारी ने क्या किया? हमारे अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि की, हमारे आत्मविश्वास को उसने क्या किया? बढ़ाया। तो उस आत्मविश्वास की वृद्धि ने हमें एक होने और अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने के लिए प्रेरित किया कि भाई हमारा जब इतना गौरवशाली इतिहास रहा है तो हम लोग क्यों किसी ऐसे व्यक्ति के मतलब बाहर से आए हुए लोगों के द्वारा शासित हो रहे हैं? जब हम लोगों ने पहले साम्राज्यों का निर्माण किया है, हमने इतनी अच्छी सभ्यताएं विकसित की हैं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? एक हों और एक होकर के अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करें और इनको यहाँ से बाहर निकालें और फिर से अपने देश को गौरवशाली बनाएं और अपने इतिहास को गौरवशाली बनाएं। तो ये राष्ट्रीय ऐतिहासिक अनुसंधान का मामला है। समाज सुधारों का जो प्रगतिशील स्वरूप है, इसने क्या किया है? जो जाति और धर्म के बंधन है उसने तोड़ा है। जैसे भाई हमने बताया कि जो समुदाय के जो अलग अलग समुदाय विभाजन है वो राष्ट्र की एकता में बाधक है, और जो समाज सुधार है वो क्या है? सामाजिक एकता को बढ़ाने में कारक है। ऐसे वो जाति के बंधन, जाति की अस्पृश्यता वगैरह सब चीज़ों को तोड़ने में, जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था की जो अलग अलग जो चीज़ें हैं जो अलग करती हैं समाज को, उसको इन समाज सुधारों के प्रगतिशील स्वरूप ने क्या किया है? कम किया है। तो इस वजह से जो समाज सुधार आंदोलन का जो प्रगतिशील स्वरूप रहा है उसने भारतीय समाज में एकीकरण को बढ़ावा दिया है और एकीकरण के माध्यम से भारतीयों के बीच आपस में एकता को बढ़ावा दिया। क्यों? क्योंकि जो समाज सुधार का जो चरित्र है, जो उसका विचारधारा, वो क्या है? समानता की है, समानता की है, तर्क की है, उदारता की है। तो जब इन सारे विचारों का प्रचार प्रसार समाज में होगा तो जाहिर सी बात है एकता की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक होकर के फिर हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भागीदारी करने के लिए प्रेरित होंगे। आर्थिक शोषण, शुरू से ही आर्थिक शोषण हो रहा है। अंग्रेजों के आगमन के बाद से ही किसानों का आर्थिक शोषण, शिल्पकारों का, व्यापारियों का। फिर 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जब देखें 1850 के बाद जब छोटे मोटे उद्योग धंधे भारतीयों के लगने स्टार्ट हो जाते हैं, तब हम लोग देखेंगे कि इतने के बावजूद भी जो उद्योग धंधे, दस्तकारी, शिल्पकारी भारत में पनप रही है, उसको समाप्त करने के लिए क्या किया? लिटन के समय में हम लोग देखेंगे कि जो व्यापार कर है, जो आयात कर है वहाँ से इंग्लैंड से आने वाले सामानों के ऊपर, वो एकदम निम्न से निम्नतम करने का प्रयास किया जाएगा और एक समय उसको जीरो भी कर दिया जाएगा। यानी भारतीयों के हित का ध्यान नहीं है, भारतीयों के आर्थिक हितों का ध्यान नहीं है। भारतीय उद्योगपति, पूंजीपति, जो मजदूर वर्ग है, ये सारे लोग क्या हो जाएंगे? इनसे इस बात से भी दुखी होंगे कि भाई अगर अपनी सरकार होती तो ऐसी नीति हमारे साथ, मतलब भारत की सरकार नहीं अपनाती और वो ब्रिटेन के सामान पर क्या करती? टैक्स लगाती, ज़्यादा टैक्स लगाती, ताकि ब्रिटेन के बने बनाए सामान कम यहाँ पर आए और हमारे लिए निर्यात आसान हो और हम लोग को क्या मिलता? संरक्षण मिलता। तो जो आर्थिक शोषण है उसने भी भारतीयों को पुश किया कि आप लोग एक होइए। अगर आप एक होकर के अपनी इस सरकार को हटा देंगे, ब्रिटिश सरकार को अपनी सरकार ले आएंगे, तो क्या होगा? वो सरकार आपके लिए कार्य करेंगी। तो लगातार स्टार्टिंग समय से ही होने वाले आर्थिक शोषण ने भारतीयों को एक होने के लिए
कह सकते हैं मजबूर भी किया, उनको प्रेरित किया। नस्लवाद, जो जाति दंभ है अंग्रेजों का, हमने पिछली क्लास में बताया था कि लंदन की एक पत्रिका पंच नाम की थी, जो अपने कार्टून चित्र में भारतीयों को आधा मानव आधा जीव दिखाती थी, यानी सब ह्यूमन दिखाती थी, और भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करना, उनको मारना पीटना, होटल्स के आगे और सार्वजनिक स्थानों के आगे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड का बोर्ड लगाना, ये सब क्या है? अंग्रेजों का जाति दंभ है। तो इन सब से क्या हो रहे हैं? इन सब से भारतीय निगेटिवली क्या हो रहे हैं? एक तरीके से पुश फैक्टर ये सब है कि अगर अपनी सरकार होती तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव नहीं होता। ये लोग बाहर से आए हैं और हम पर शासन कर रहे हैं, हमारी चीज़ों को लूट रहे हैं, आर्थिक शोषण भी कर रहे हैं और हमारे साथ दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं। इन सब ने क्या किया? भारतीयों को एक होने और इनको अंग्रेजों से बाहर निकालने के लिए प्रेरित किया। ये आपका ये समकालीन यूरोपीय आंदोलन उस समय के युग की धारा है, 19वीं सदी के युग की धारा है। राष्ट्रवाद, समानता, उदारवाद, स्वतंत्रता। तो जो समकालीन यूरोपीय आंदोलन हो रहे हैं, आयरलैंड में आंदोलन हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, अन्य तुर्की साम्राज्य में कई राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे हैं। तो उन आंदोलनों की जानकारी जब भारतीयों को होगी तो क्या वो अपने देश के लिए, अपने यहाँ राष्ट्रवादी आंदोलनों को करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे? यहाँ के लोग भी अपने आप को सोचेंगे कि भाई वो लोग इस चीज़ को समझेंगे कि अगर हम एक हो जाएं और एक होकर के संघर्ष करें अंग्रेजों के खिलाफ तो क्या हो सकता है? हमारा देश भी आज़ाद हो सकता है, हम भी एक नए देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में आज़ाद हो सकते हैं। तो समकालीन यूरोपीय आंदोलनों ने क्या किया है? भारतीयों को भारतीय राष्ट्रवाद को प्रेरित किया है। इसके अलावा अब दो चीज़ें हमारी और बची हैं, पाश्चात्य शिक्षा और प्रेस समाचार पत्र। पाश्चात्य शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है। जो मध्य वर्ग की उत्पत्ति किससे हुई है? यही शिक्षा प्राप्त वर्ग है ना, जो मध्य वर्ग है, जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव और उसको आगे चलाने में। यही शिक्षा प्राप्त वर्ग ही तो है मध्य वर्ग। यही लोग हैं जो पहली बार उदारवाद, स्वतंत्रता, समानता के विचारों की जानकारी इन लोगों को कहाँ से मिलेगी? पाश्चात्य शिक्षा से ही मिली। कुछ लोग यहीं प्राप्त करेंगे और कुछ लोग लंदन जाएंगे तब उन लोग को वहां से मिलेगी। तो ये जो विचारधाराओं की जानकारी जब इन लोगों को होगी तो इससे क्या करेंगे? ये लोग ये चीज़ों को समझेंगे और उनके महत्व को जानेंगे और फिर अंग्रेजों से उसी चीज़ की डिमांड करना शुरू करेंगे। भारत में भाषा का बैरियर है। एक मराठी व्यक्ति को एक तमिल के व्यक्ति के साथ जोड़ने में भाषा रुकावट हो सकती है, लेकिन अंग्रेजी ने क्या किया? एक संपर्क की भाषा के रूप में विकसित हो गई है और कोई भी भारतीय किसी भी भाषा, जैसे भाई एक केरल का व्यक्ति नॉर्थ के उत्तर भारत के व्यक्ति से आसानी से बातचीत कर सकता, अपने विचारों को शेयर कर सकता, अपनी समस्याओं को, आपकी बातों को सुन सकता है। किस लैंग्वेज से? अंग्रेजी से। ये किससे आया? पाश्चात्य शिक्षा से। तो अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में उसी से प्राप्त मध्य वर्ग जो उत्पन्न हुआ और जिससे पाश्चात्य विचारों की जानकारी पाश्चात्य शिक्षा से हुई। इन सब ने क्या किया? इन सब ने मिल करके भारत में राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। प्रेस और समाचार पत्र। प्रेस का काम क्या होता है? जनमत का निर्माण करना। आज हम लोग देखते हैं किस तरीके से प्रेस पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित करता है। तो आप समझिए उसमें भी जनमत का निर्माण करना, ब्रिटिश शासन के वास्तविक चरित्र को उजागर करना, पेपर में लिखना। जैसे अकाल जब पड़ रहा था तो उसी समय लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, तो उस समय के अखबारों में इसकी आलोचना हुई कि भाई भारत के लोग भूखों मर रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो? दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहे हो। तो ये सब क्या है? ये सब ब्रिटिश शासन के वास्तविक चरित्र को भारतीयों के समक्ष रखेंगे और इससे भारतीय क्या हो जाएंगे? इससे भारतीय एक होने के लिए और अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए प्रेरित होंगे और उनमें राष्ट्रवाद की भावना का विचार होगा। इसके साथ ही साथ जो प्रतिनिधि संस्थाएं होती हैं, जो यूरोप की संस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनके बारे में जनता को बताना। जब समाचार पत्र में निकलेगा या जो यूरोप में आंदोलन वगैरह हो रहे हैं उनकी जानकारी जब भारतीय समाचार पत्रों में निकलेगी तो उससे क्या होगा? ये सारी चीजें भारतीयों को प्रमोट करेगी, उनको प्रोत्साहित करेगी कि भाई क्या हो, हमारे देश में भी ऐसी लोकतांत्रिक संस्थाएं हो, मूल अधिकार मिले, हमें समानता हो, हमें भी अधिकार मिलने चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो सब चीज़ें क्या हैं? तो इस तरीके से जनमत का निर्माण करने में प्रेस और समाचार पत्रों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसी के महत्व को आप समझिए कि इन विचारों के प्रसार को रोकने के लिए क्या किया? लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया और प्रेस पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, तो ये मेजर पॉइंट हैं जिसको आप लोग समझ सकते हैं। अलग अलग पॉइंट हम लोग इस चर्चा पहले कर चुके हैं। एक सम्मिलित रूप से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण के रूप में ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। इन सब ने मिल करके भारत में राष्ट्रवाद के उदय को संभव बनाया। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के लिए कई तरह के कारण आपके जिम्मेदार रहे हैं। उसमें तात्कालिक रूप से एक उस समय की लॉर्ड लिटन शासक के रूप में आता है 1876 से 1880। उसके प्रतिक्रियावादी शासन ने
यानी एकदम एंटी शासन रहेगा, एंटी भारतीयों के, एकदम प्रतिक्रियावादी शासक है। उसके शासन की नीतियों ने भी भारतीयों को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं क्रोधित किया, एंग्री किया। जैसे उसने सिविल सेवा में प्रवेश की जो उम्र थी 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी। यह किस लिए? कम करने के लिए, कि ताकि क्या हो, भारतीय कम से कम जाएं, भारतीय कम से कम सिविल सेवा में जाए। उस समय 1876 में रॉयल टाइटल्स एक्ट आएगा, जिसके माध्यम से क्या होता है, 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाएगा, केवल यह दिखाने के लिए कि जो महारानी विक्टोरिया वह क्या है, पूरे भारत के राज्यों की रानी है, पूरे भारत का क्या है, वो पूरे भारत की साम्राज्ञी है, केवल दिखाने के लिए। जबकि उसी समय अकाल पड़ा था और कई लाख लोग उस अकाल में मारे गए थे, लोग अकाल से पीड़ित हो रहे थे। तो अब जब इसकी आलोचना प्रेस में हुई, समाचार पत्र में हुई, तो उसने क्या किया, उसके ऊपर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर के आया। यानी जब प्रेस ने इसकी आलोचना की तो उसने प्रेस का मुंह बंद करने का प्रयास किया। 1878 में एक आर्म्स एक्ट आता है, जिसमें भारतीयों को बिना लाइसेंस के बंदूक रखने की मनाही हो जाती है उसमें। तो ये सारी चीज़ें जो इसके प्रतिक्रियावादी शासन है वो दिखा रहा है कि शासन का चरित्र क्या है, साम्राज्यवादी है। हम लोग मतलब शासन का चरित्र क्या है, पूरे तरीके से साम्राज्यवादी है, हमें तुम्हारे हित से, तुम्हारी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। तो भारतीयों ने इसके प्रतिक्रियावादी शासन से दुखी होकर के, यह मतलब उनको यह बात समझ में आएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यह शासन क्या है, ब्रिटिश शासन है। यदि हम एक हों और एक होकर के ऐसे शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयास करें तो क्या हो सकता है, हम अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। इसी में एक और है 1883 का इल्बर्ट बिल का विवाद। जब जो अगला गवर्नर जनरल आएगा लॉर्ड रिपन ने क्या किया, जो उस समय की न्याय व्यवस्था थी उसमें भारतीयों और यूरोपियों के बीच होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। इल्बर्ट उसकी परिषद के लॉ मेंबर थे। इन्होंने एक बिल पेश किया कि प्रमोशन के बाद जैसे होता क्या था, जो डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट होती थी उसमें जो भारतीय होते थे वो यूरोपियों के मुकदमों को नहीं सुन सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, इल्बर्ट ने उन मुकदमों सभी को समान बनाने के लिए कहा कि भाई एक प्रस्ताव लेकर के आए कि अब भारतीय भी यूरोपियों के मामलों को सुन सकते हैं। तो इसका बहुत ही व्यापक स्तर पर विरोध होगा श्वेत लोगों के द्वारा, और एक श्वेत विद्रोह की जो मतलब जो समस्या इसमें उभर करके सामने आएगी। इन लोगों ने अपना एक संगठन बनाया, चंदा इकट्ठा किया और इतना प्रेशर डाला, यहाँ भी प्रेशर डाला और लंदन में भी प्रेशर डाला। कुछ लोगों ने लॉर्ड रिपन को यहाँ से जबरदस्ती बाहर भेजने, मतलब वापस लंदन भेजने की भी बात की। तो इन सबका इतने दबाव का परिणाम यह होगा, क्या होगा, इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया जाएगा। तो इल्बर्ट बिल से भारतीयों ने क्या सीखा कि यदि आप संगठित हों, एक हो जाए, आपकी संख्या अच्छी हो और आप अच्छे तरीके से विरोध करें, पूरे तरीके से प्रेशर डाले, तो क्या हो सकता है, सरकार आपकी बात को सुनने के लिए बाध्य हो सकती है। तो इल्बर्ट बिल ने भी भारतीयों को एक होने और अपना एक संगठन बनाने के लिए प्रेरित किया। तो ये मेजर कारण है जिन्होंने क्या किया, भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव में अपनी भूमिका निभाई। तो अब हम इसको समराइज करें तो कई कारण आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, जो जिनको हम कह सकते हैं कि वो भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने में उनकी भूमिका है। तो कुछ अंग्रेजी नीतियाँ भी हैं, अब हम समराइज कर रहे हैं। तो कुछ अंग्रेजी नीतियाँ हैं जो मॉडर्नाइजेशन की, उन नीतियों का भी प्रभाव है आंशिक रूप से। जो समकालीन विश्व की राजनीति, जो समकालीन आंदोलन वगैरह हैं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति का भी कुछ प्रभाव इसमें मिलेगा भाई, जब उसकी जानकारी होगी हमें। तो जो युग की धारा है वो, ठीक है, जो समूचे संसार मतलब जो पूरे विश्व में जो राष्ट्रवाद उभर रहा है, उसका भी परिणाम है कि भारतीय उससे प्रेरित हो रहे हैं और अपने आप को संगठित करने के लिए प्रयास करना शुरू हो रहे हैं। फिर भारतीय पुनर्जागरण भी हो रहा है। समाज सुधार आंदोलन से क्या हो रहा है, भारतीय पुनर्जागरण भी हो रहा है। भारतीय खुद जाग रहे हैं कि हमें क्या होना है, एक होना है और एक होकर के इन अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना है। तो ये भी है आपका। और जो इनकी दमन की नीतियाँ हैं, जो अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियाँ हैं, जो शोषण की नीतियाँ हैं, औपनिवेशिक नीतियाँ हैं, इन सब ने भी क्या किया है, भारत में राष्ट्रवाद को उदय होने में भूमिका निभाई है। तो समग्र रूप से किसी एक कारण का परिणाम नहीं है, इसमें कई सारे कारण है। इन सब ने मिल करके भारत में राष्ट्रवाद के होने में, राष्ट्रवाद के उदित होने और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई। अब ये भारत का राष्ट्रवाद उदित हो गया है, तो अब हम लोग की जो अगली क्लास होगी वह 1885 के पहले जो क्षेत्रीय संगठन बने हैं कई तरह के, बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास में, सबको हम लोग अलग अलग पहले पढ़ेंगे। फिर कैसे वर्गीय और क्षेत्रीय संगठनों से हम जाते हैं एक अखिल भारतीय संगठन की तरफ। फिर हमारी क्लास वहाँ से स्टार्ट होगी। फिर हम लोग कांग्रेस के इतिहास के माध्यम से अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।